इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 7 त्रिभुज। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है? तो समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 360 होता है और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री, जो कि 12 नंबर ऑप्शन में दे रखा है। सही है 12 नंबर। दूसरे प्रश्न में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो यस ए एस, जो कि ये होता है। और दूसरा 12 नंबर दे रखा है, ए एस ए कोण भुजा कोण, और 7 नंबर में दे रखा है भुजा भुजा कोण, और 10 नंबर में दे रखा है भुजा 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 सर्वांग समता नियम। तो कौन सा नियम नहीं होता सर्वांग समता का? तो जो कि 7 नंबर हमारा दिया है, तो 7 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही होगा और 8 नंबर में नहीं। तीसरे प्रश्न में दे रखा है, समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियां कहलाती हैं। तो समान माप मतलब हमें मेजरमेंट किया जा सकता है, उनकी लंबाई मापी जा सकती है। आकार का अर्थ होता है कि एक ही साइज के होना। कोण जे क्या कौन सी आकृतियां कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं सर्वांग सम कहलाती हैं, जो कि 8 नंबर में दे रखा है, ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 4 में दे रखा है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज जब भी आप बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी कहलाती? कर्ण कहलाती, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती कर्ण होती है। इन दो भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। 5वां नंबर दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर होगा AC के हो तो इस ऑप्शन में से कौन सा सही है, ये हमें चुन करके बताना है। कौन सा सही होगा? तो मान लीजिए एक हम त्रिभुज कहा गया है, ABC एक त्रिभुज बना रहे हैं। इस त्रिभुज ABC में ABC एक त्रिभुज है जिसमें कहा गया कि भुजा जो AB है, मतलब ये वाली भुजा AC भुजा इस भुजा के बराबर है। तो क्या बराबर होगा? तो सभी कोण दे रखे हैं बराबर में। तो जब भी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उन दो भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने वाला कोण जे बराबर होगा, इस वाली भुजा के सामने वाला कोण जे बराबर होगा। तो कोण बी और कोण सी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जो कि 7 नंबर में दे रखा है। ये हमारे सही विकल्प का चयन हो गया। आइए हम अगला प्रश्न क्रमांक दूसरे में लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। हमें करना क्या? त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो खाली स्थान पर लिखेंगे बराबर। खाली स्थान पर हमें क्या भरना है? बराबर लिखना है। आइए हम दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, बराबर लिखना। पहले नंबर में बराबर खाली स्थान पर भरना है बराबर। दूसरे खाली स्थान में क्या लिखा है? तो दूसरे नंबर में लिखा है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो 60 डिग्री का प्रत्येक कोण होगा और लिखे दे रहे हैं बराबर। प्रत्येक कोण बराबर होता है, ये हमने लिख दिया। अब तीसरे प्रश्न में दे रखा है, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त होते हैं जिनकी दो त्रिज्याएं समान हो। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम एक वृत्त बनाने जा रहे हैं। इस वृत्त में दो हम त्रिज्याओं वाले वृत्त बनाएंगे। तो मान लीजिए हमने ये 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त जे ले रखा है और इससे एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा यदि मान लीजिए हम 3 सेंटीमीटर का इसी समान त्रिज्या का वृत्त खींचे 3 सेंटीमीटर का, तो क्या ये कैसे कहलाएंगे? कहा गया कि समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त होते हैं। तो यदि अगर ये त्रिज्याएं समान है दोनों की, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यह क्या है? सर्वांग सम होंगे। तो लिखेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम का अर्थ होता है जिनके सभी अंग समान हो, मतलब कोण भी समान हो, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो, तो वो कहलाते हैं सर्वांग सम। तो खाली स्थान पर हम भरेंगे नंबर 3 वाले खाली स्थान पर मिलेंगे सर्वांग सम।
यहाँ लिखेंगे सर्वांग सम, और दूसरे में भरना था समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया था 60 बराबर प्रत्येक कोण। चौथा नंबर में दे रखा है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा। तो यदि मान लीजिए एक त्रिभुज ड्रा करें सिंपल सा, उस त्रिभुज की यदि अगर हम दो भुजाएं तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर कर दें, माप और आकार साइज और भुजाएं ये अगर तीनों डायरेक्शन में बराबर कर दे तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके बताइए कि कैसी वीडियो अच्छी लगी है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में दे रखा है सत्य एवं असत्य का चयन करना है। लिखा पहले नंबर में समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम नहीं होते हैं, ये कहा गया है। तो समान भुजाओं वाले वर्ग, तो वर्ग की हमें आकृति बनानी है। तो मान लीजिए कि हम एक वर्ग की आकृतियाँ बना रहे हैं। यह मान लीजिए एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजाएं कहा गया है समान आकृति वाले वर्ग। इसकी भुजा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये चारों भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की हैं। दूसरा एक वर्ग बना रहा हूँ, इस वर्ग की भी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की हैं। ये भी है 3 सेंटीमीटर की। तो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है समान भुजाओं वाले दो वर्ग। तो समान भुजाएं दोनों वर्गों की, तो दो वर्ग सर्वांग सम नहीं होते हैं, यह गलत है। ऑप्शन हमारा पहला नंबर क्या है, गलत है। क्योंकि यदि दो आकृतियां समान हो, समान माप की हों, तो वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। जो कि पहले नंबर में क्या दे रखा है, असत्य है। तो हम नोट करेंगे, लिखेंगे असत्य। तो हम लिखेंगे असत्य, ये है। क्यों असत्य है, हमने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया है। दूसरे नंबर में दे रखा है समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। तो हम वृत्त की आकृतियां बना करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो कहा गया कि समान त्रिज्याओं वाले, तो दो आपको त्रिज्याओं वाले वृत्त लेना है। स्केल की सहायता से आप माप करके वृत्त बना लीजिए दो समान त्रिज्या वाले। तो मान लीजिए कि हम ये आपको ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर का वृत्त दो बना रहे हैं। तो एक ये है 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त, स्केल की सहायता से माप करके वृत्त बनाएंगे और चारों तरफ इसको घुमा देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। एक वृत्त ये मैंने बना दिया, ड्रा किया। फिर दूसरा वृत्त इसी माप को बनाना है। तो यह मान लीजिए कि दूसरा वृत्त मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये भी उसी माप का वृत्त है। 2 ही सेंटीमीटर का मैंने लिया है और आकृति निर्मित की है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने 2 वृत्त बनाए हुए हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्या हैं। प्रश्न में कहा गया कि जिनकी त्रिज्याएं एक ही माप की होनी चाहिए। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती। तो 2 सेंटीमीटर जे है और 2 सेंटीमीटर जे भी हमने निर्मित किया। तो ये क्या सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम आकृतियाँ वे आकृतियाँ कहलाती है जिनकी माप और साइज समान हो, तो वो क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम कहलाती हैं। तो ये वृत्त सेम एक जैसे हैं। इस वृत्त को इस वृत्त के ऊपर यदि हम रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, तो ये कहलाएंगी सर्वांग सम आकृतियाँ। तो पूछा गया था समान त्रिज्याओं वाले, तो त्रिज्या दोनों की समान थी और 2 वृत्त थे, तो ये सर्वांग सम होंगे। जी हाँ, सत्य है। तीसरे नंबर में दे रखा है 2 आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो। 2 आकृतियाँ कब सर्वांग सम कहलाती हैं, जब एक ही माप हो। तो जैसे हमने अभी एक वृत्त बनाए हैं 2, तो माप क्या लिया हमने, 2 सेंटीमीटर इधर भी लिया और 2 सेंटीमीटर इधर भी लिया। तो दोनों की माप समान है
और क्या कहा गया है, साथ ही आकार हो, तो दोनों के आकार भी समान दिख रहे हैं आपको। ये वृत्त है और एक ये वृत्त, दोनों क्या समान हैं? जी हाँ। तो क्या कहलाएंगे? सर्वांग आकृतियाँ कहलाएंगी। तो जो कि यह है हमारा सत्य है, तो लिखेंगे सत्य है। इसके बाद तीसरे नंबर में दे रखा है, चौथे नंबर में पूछा गया है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि आप दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या सर्वांगसम होंगे? तो चलिए अब जानते हैं। दो त्रिभुज आप ले लीजिए, कोई भी संगत कोण बराबर करने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज ये है, तो इस त्रिभुज के और एक त्रिभुज मैं ये ड्रा कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। एक त्रिभुज ये मैंने ड्रा किया, इन दोनों त्रिभुजों में कहा गया संगत कोण। तो मान लीजिए कि ये कोण 30 डिग्री है और यह कोण भी 60 डिग्री है और यह कोण भी 30 डिग्री है और यह कोण भी 60 डिग्री है। तो इनके संगत कोण बराबर हैं, आप देख पा रहे हैं। जे वाला कोण जो एंगल 30 है, जे भी इसके बराबर है और जे वाला कोण जे वाले कोण के बराबर है, आप देख पा रहे हैं। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आप भी जानते हैं। तो दोनों त्रिभुजों की क्या है, कोण तो संगत हैं, बराबर हैं, पर ये त्रिभुजों के जो आकार बने हुए हैं क्या ये बराबर हैं? देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज छोटा है और ये वाला त्रिभुज की ये वाली भुजा बड़ी है, तो इसके माप समान नहीं है, इसलिए यह सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम आकृतियों के लिए कोण के साथ साथ उनके संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होना जरूरी है। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर नहीं, इसलिए यह सर्वांगसम नहीं है, हम कह सकते हैं असत्य है। तो लिखेंगे असत्य है। अब चलिए 5वां नंबर लिखा, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति मैं आपको बना करके बताने जा रहा हूँ। समद्विबाहु कहा गया है और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी या गुणधर्म होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। तो मान लीजिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण इस भुजा के सामने वाला कोण जेड सी और इस भुजा के सामने वाला कोण बी, ये भी बराबर होंगे। तो तीनों कोण बराबर के लिए कहा है। तो तीसरा ये है, तो एंगल ए जो कि बराबर नहीं है, इसलिए हम असत्य कह देंगे। तो लिखेंगे असत्य, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, जो कि असत्य दे रखा है। अब कहा गया कि सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं। ये प्रश्न है, सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं, 6वें नंबर में दे रखा है। तो क्या सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं? तो आप वर्ग की आकृति बना लीजिए। मान लीजिए कि यह मैंने एक वर्ग बनाया 1 सेंटीमीटर का और दूसरा एक वर्ग बनाया, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, और तीसरा एक वर्ग मैं यदि बनाऊं तो ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग मैंने निर्मित किया बनाया। क्या ये सर्वांगसम है? यह 1 सेंटीमीटर भुजा का है, यह 2 सेंटीमीटर भुजा का है और यह 3 सेंटीमीटर भुजा का है। तो क्या ये सर्वांगसम है? नहीं है, क्योंकि ये तीनों वर्ग जो दिख रहे हैं आपको, इनकी सभी की माप क्या है? अलग अलग है, क्योंकि माप का होना आवश्यक है, भुजाओं का अनुपात बराबर होना आवश्यक है। इसकी भुजा 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तीनों की अलग अलग है, इसलिए सभी वर्ग सर्वांगसम नहीं हो सकते, समरूप हो सकते हैं, ये बात सत्य है, पर सर्वांगसम कभी नहीं हो सकते हैं। सर्वांगसम होने के लिए
आकृतियों का समान होना आवश्यक है, माप होना आवश्यक है, उनके अंतर्गत बनने वाला कोण भी आवश्यक है, बराबर होना। तो सभी वर्ग सर्वांग सम नहीं होते, ये भी असत्य है, देख पा रहे हैं। इसके बाद दे रखा है यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हों, दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हों तो क्या त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं? तो यदि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो ऑटोमेटिक तीसरी भुजा बराबर हो जाएगी, ये बात कन्फर्म है। यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा बराबर हो जाएगी सर्वांग सम, तो ये भी सत्य है। अब इसके बाद 8वें नंबर में दे रखा है समान परिमाप वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं। तो मान लीजिए कि आप कोई वर्ग ले लीजिए, वर्ग आप जानते ही हैं। मान लीजिए इस वर्ग का परिमाप मैंने क्या किया कि इस वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर ले लिया, परिमाप 64 सेंटीमीटर ले लिया और एक वर्ग और बनाया, निर्मित किया, उसका भी परिमाप 64 सेंटीमीटर मैंने निर्मित कर लिया। इन दोनों वर्गों का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो भुजाएं सभी की बराबर बराबर आएंगी, 16 आएंगी, 16 जे होगी, 16 ये होगी, 16 जे होगी, 16 ये होगी, 16 चौके 64, तो 16 इसकी भी होगी, 16 इसकी भी होगी, 16 इसकी भी होगी, 16 इसकी भी होगी। तो ये वर्ग सर्वांग सम कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके परिमाप बराबर हैं तो भुजाओं की माप भी समान होगी, तो वो क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। तो यहाँ पर सत्य है तो लिखेंगे सत्य है। आइए अब अगला प्रश्न है चौथा नंबर। चौथे नंबर में दे रखा है सही विकल्प का चयन कीजिए, सही जोड़ी, सही विकल्प नहीं सही जोड़ी का चयन कीजिए, सही जोड़ी का चयन करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में दे रखा है, पहले नंबर में दे रखा है त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, तो 90 अंश किस में बनता है? तो समकोण त्रिभुज में बनता है। तो ऑप्शन जैसा नंबर से मिलान करना है आपको। दूसरा में दे रखा है त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो किस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं? अभी मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। तीसरे नंबर में दे रखा है त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो तीनों भुजाएं कब समान होती है? समबाहु त्रिभुज में होती, जो कि द नंबर में दे रखा है, द नंबर से मिलान करना है। चौथे नंबर में त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा, जो कि ब नंबर ऑप्शन में दे रखा है। और पांचवें नंबर में समान भुजाओं वाले दो त्रिभुज या होते हैं, तो समान भुजाओं वाले दो त्रिभुज होते तो वे सर्वांग सम कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि समान भुजा जब उनकी माप समान है तो सर्वांग सम कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दे रखा है ये देखते हैं। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिए, प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 में दे क्या रखा है आइए देखते हैं। दे रखा है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको नोट करना है, लिखना है। पहले नंबर में कहा गया है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो अभी मैंने बताया ही था, तो पहले नंबर में लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक ही माप की हो, समान लंबाई की हो, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो यह मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसकी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तीनों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं, तो ये कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे परिभाषा एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं की माप
समान हो तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जी आप समझ पा रहे हैं। चलिए दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है। लिखा है दूसरे प्रश्न में किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं। तो यदि अगर आप समकोण त्रिभुज मैंने अभी बनाया भी था तो ये देख लीजिए किसी त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप एक ही समकोण त्रिभुज बनेगा। यह मैं एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक योग 180 अंश होता है। यदि अगर मैं दो कोण ले लूँ 90-90 अंश के तो दोनों कोणों का योग ही 180 अंश हो जाएगा, जो कि त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि हमें 3 कोण चाहिए, तीनों कोणों का माप। इसलिए त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें त्रिभुज के गुणधर्म को देखना पड़ता है। साथ में एक ही समकोण बनेगा, जो कि कहा गया है। क्या कहा गया प्रश्न में? कहा गया कि किसी त्रिभुज में कम से कम कितने अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं। तो अधिकतम एक समकोण हो सकता है। तो हम चित्र के माध्यम से ही आपको नोट कर देंगे, लिखेंगे किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है। चित्र बना दे रहा हूँ। जय मान लीजिए एक समकोण है, इसमें केवल मात्र एक ही समकोण बन पाएगा। एक त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता। तीसरे प्रश्न में दे रखा है किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो आप अभी देखे होंगे कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी गुणधर्म कहता है कि उसके सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। आप देख समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60-60 डिग्री का होता है ना। इसलिए तो मैं एक चित्र बनाए दे रहा हूँ। तो सभी 90 डिग्री से कोण कम होंगे, इसलिए वो न्यून कोण कहलाएगा। 60 जे भी होता है और 60 जे भी होता है और 60 जे भी होता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज यदि ना भी लें तो भी ऐसे दो कोण लीजिए जिनका कम हो 90 अंश से, तो भी वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। तो लिखेंगे तीसरे नंबर में किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो लिखेंगे किसी त्रिभुज में कम से कम 3 न्यून कोण होते हैं। ये है, ऐसे आपको लिखना है। चौथे नंबर में दे रखा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो हम लिखेंगे किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये है, पूछा गया कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। 5वें नंबर में दे रखा है, क्या दे रखा है? एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं
और कितने शीर्ष और कितने कोण होते हैं 5वें नंबर में। तो 5वें नंबर में लिखेंगे, मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, फिर इसके बाद सभी के संगत भाग लिख दूंगा। तो यह मान लीजिए एक त्रिभुज है। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसा आकृति जिसके 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति हो, वो क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो भुजाएं कितनी होंगी? भुजाएं तो भुजाएं कितनी होंगी? 3 होंगी, 3। ठीक है। और क्या पूछा गया? शीर्ष, जिसे हम जे कहलाएंगे, शीर्ष। और क्या पूछा गया है? कोण पूछा गया है। तो शीर्ष 3 कहलाएंगे। 3 शीर्ष कौन कौन से होंगे? ए बी सी जे होंगे। और भुजाएं 3 कौन कौन सी कहलाएंगी? तो 3 भुजाएं होंगी, ए बी, बी सी और सी ए। अब आएगा कोण। 3 कोण कौन कौन से कहलाएंगे? तो एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए और एंगल सी ए बी, जे कहलाएंगे 3 कोण। तो किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। आइए 6वें नंबर में कहा गया है, 6वें नंबर में लिखा है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए संक्षेप में सीपीसीटी लिखा जाता है। इसका क्या अर्थ है? तो सीपीसीटी का अर्थ होता है त्रिभुजों के संगत अवयव या भाग कहलाते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में कहलाता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो चलिए 6वें नंबर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 6वें नंबर में लिखना है सी पी सी और टी का अर्थ होता है क्या होता है? त्रिभुजों के संगत भाग, त्रिभुजों के संगत भाग इंग्लिश में कहते हैं करस्पॉन्डिंग, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, CONGRUENT, कैंग्रुएंट ट्रायंगल्स, TRIANGLES, जे कहलाएगा सीपीसीटी का अर्थ। चलिए अगला प्रश्न 6वें नंबर में दे रखा है, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो हम एक त्रिभुज की आकृति में निर्मित करके लिखेंगे। तो मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, जे हमने एक आकृति बना दी है। ए बी सी, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। परिभाषा लिखना है, पूछा गया त्रिभुज किसे कहते हैं? तो लिखेंगे त्रिभुज क्या है? एक ऐसी आकृति होती है जो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति एक ऐसी आकृति होती है जो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं।
और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, अभी मैंने बताया भी था, 3 शीर्ष होते हैं और 3 क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं। 3 शीर्ष, 3 भुजाएं, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। चलिए अगला नंबर है 7वें नंबर। प्रश्न 7 में क्या दे रखा है, जे आप देख पा रहे हैं, लिखा है सर्वांग सम आकृतियों को परिभाषित कीजिए। सर्वांग सम आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं, दो आकृतियाँ सर्वांग सम तभी होंगी यदि वे आकार और आमाप में समान हो। तो लिखेंगे 7वें नंबर में हमें लिखना है दो आकृतियाँ तभी सर्वांग सम दो आकृतियाँ तभी सर्वांग सम कहलाती हैं यदि वे आकार और आमाप में समान हो। ठीक है, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक ही ब्रांड के मूल्यवान सिक्के, एक ही ब्रांड के मूल्य वर्ग सिक्के आप तो जानते ही होंगे। मतलब हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप जो सिक्का ले रहे हैं तो 10-10 का एक ही कंपनी के, एक ही साइज के लीजिए, ये हो गया। अब क्या आकृतियाँ यदि बनाऊँ मैं, तो दूसरा उदाहरण के लिए कि जैसे माना कि यह एक आकृति मैंने बना दी, निर्मित कर दी, एक आकृति यह मैंने बनाई, दो आकृतियाँ, इसमें यदि मैं कहूँ तो ये मान लीजिए कि 90 अंश का कोण है, तो जो शेष है ये मान लीजिए 60 का है, ये 30 का है। तो इस दूसरी आकृति में भी ये कोण 90 अंश का होना चाहिए, ये भी 60 अंश का होना चाहिए और ये 30 अंश का होना चाहिए, तभी सर्वांग सम कहलाएंगी। साथ में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होना चाहिए, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा के बराबर होनी चाहिए, और ये तीसरी भुजा इस वाली भुजा के बराबर होनी चाहिए, तभी सर्वांग सम कहलाएंगे। सर्वांग सम आकृतियाँ क्या कहलाती, यही कहलाती हैं। अब 8वें प्रश्न में क्या दे रखा है, पूछा गया आरएचएस सर्वांग समता नियम क्या कहलाता है। तो आरएच सर्वांग समता नियम कहलाता है कि दो ऐसे समकोण त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज के कर्ण होना चाहिए और उसके संगत संलग्न भुजा बराबर हों। तो मैं दो समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, तो माना कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये आप भी जानते हैं। और तो दूसरा एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ, इसमें भी ये तो माना कि 90 अंश होगा ही होगा। तो ये कर्ण जो दे रखा है, इसमें कर्ण और इस कर्ण के संलग्न भुजा, तो एक भुजा ये इससे संलग्न है, एक भुजा ये इससे संलग्न है। इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये कर्ण आपस में बराबर हो, दो त्रिभुजों के कर्ण और एक संलग्न भुजा बराबर हो, तो आरएच सर्वांग समता नियम कहलाएगा। आरएचएस नियम क्या है, सर्वांग समता नियम, यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कर्ण और
एक संगत भुजा तथा दूसरे त्रिभुज में कर्ण और संगत संलग्न कहें। संलग्न ये है। कर्ण और संगत कोष्टक में संलग्न भी लिखे दे रहा हूं। संलग्न भुजा आपस में बराबर हो तो RHS नियम कहलाएगा।